देखिए, चैप्टर है आपके पास में स्ट्रेट लाइन। वैसे तो स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने 10th क्लास में भी स्टडी करी थी, जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आप लोगों ने किया था। क्या होता था, एक लाइन आप ड्रॉ कर लेते थे। तो अगर आपको याद हो, आपको एक इक्वेशन गिवन होती थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, कुछ इस तरह की, और आप एक टेबल बनाते थे, और उस टेबल में क्या होता था, x और y आप लिखते थे। x की कुछ वैल्यू के लिए y निकलता था, y की किसी वैल्यू के लिए x निकलता था। उन्हें आप लोकेट करते थे, ज्वाइन करते थे, तो लाइन आ जाती थी। क्या ऐसा था या नहीं था? बताओ बच्चों, कुछ इस तरह का आप काम करते थे पहले या नहीं? और इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आती थी क्या? ठीक है, बहुत सिंपल सी बात थी। तो इसे हम ये भी बोलते थे कि ये लीनियर इक्वेशन थी टू वेरिएबल्स में। तो बच्चों, कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी, वेदर वन वेरिएबल, टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल, 12th में आएगी थ्री वेरिएबल वाली, अभी आपके पास एक्स और वाई वाली ही आएंगी। तो इनसे जब भी आप ड्रॉ करोगे तो एक लाइन बनती है। अब जब भी इस लाइन की बात की जाती है, जब भी इस लाइन की हम बात करते हैं, तो हम इसे अगर एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखें, मान लीजिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, ठीक है, एक हमारे पास एक्स एक्सिस है और एक हमारे पास वाई एक्सिस है। और यहाँ पर है ओरिजिन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आप ये देखिए, जो ये लाइन है, केयरफुली देखिएगा, ये जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल बनाती है। एक एंगल ये भी बनाती है, एक एंगल ये भी बनाती है। तो एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंटी क्लॉकवाइज एंगल, क्योंकि इस एंगल को देखेंगे तो दिस इज क्लॉकवाइज, ये आपका क्लॉकवाइज है, और ये आपका है एंटी क्लॉकवाइज। ये बात समझ में आई या नहीं आई, एंटी क्लॉकवाइज वाली और क्लॉकवाइज वाली? तो जो एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल होता है वो कंसीडर किया जाता है। तो एंटी क्लॉकवाइज वाले एंगल को अगर हम थीटा बोलें, तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज एक्चुअली इंक्लिनेशन। वो इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, दिस इज इंक्लाइंड, तो यहाँ पर वही आया है, दिस इज इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज इंक्लिनेशन है। तो बेसिकली इंक्लिनेशन जो भी आप मेजर करोगे, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर करोगे। हाँ जी, कोई बात में प्रॉब्लम आपको? अब आपको मिल गई इंक्लिनेशन, और अगर इंक्लिनेशन पर हम आगे 10 लिख दें, तो दिस इज नोन एज स्लोप ऑफ लाइन। कभी कभी, बहुत रेयर केस में, इसे ग्रेडियंट भी बोलेंगे, फिजिक्स में ग्रेडियंट भी बोल देते हैं। तो स्लोप जब भी निकालना है, तो अगर आपके पास थीटा है, अगर आपके पास थीटा है, तो थीटा पर 10 अप्लाई करने से आपको स्लोप ऑफ द लाइन मिल जाएगा। ओके, एक डाउट आया है बच्चे का, सर 10 ही क्यों लिखते हैं, कोई और कुछ क्यों नहीं? बहुत अच्छी बात है आपकी। देखिए, होता क्या है, जैसे हम इस लाइन की ही बात करते हैं,
जैसे इस लाइन की बात करते हैं, तो अगर मैं y की वैल्यू बढ़ा दूं, ये लाइन को थोड़ी ऊपर ले जाऊं, तो एंगल बढ़ जाएगा, या x को कम कर दूं तो एंगल बढ़ जाएगा। एक्चुअली हमें x और y का जो रेशियो है उससे ये एंगल पता चलता है। तो x एक्सिस और y एक्सिस हमारे p और b से कनेक्टेड है, और p और b हमारे आते हैं tan में, इसलिए हम लोग इसे tan थीटा से यूज करते हैं। तो हमारे पास दो चॉइस थी, या तो tan की थी या cot की थी, क्योंकि p और b, p का मतलब है y एक्सिस और b का मतलब है बेस मतलब x एक्सिस, और p अपॉन b उनका रेशियो, उनका आपस में कनेक्शन ही स्लोप बताता है। उसी से पता चल रहा है स्लोप कितना होगा, कि वो x एक्सिस की डायरेक्शन में कितना है और y एक्सिस की डायरेक्शन में कितना है, और उनका एनालिसिस, उनका रेशियो, उनका एक कंपैरिजन कनेक्शन ही आपका स्लोप को डिसाइड करता है। इसीलिए हम इसे tan लेते हैं। और फिजिक्स में मैं देखो यहाँ पर इसलिए फिजिक्स वाली बात नहीं बताना चाह रहा था, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे कॉमर्स स्ट्रीम के भी होते हैं। फिजिक्स में आप लोगों ने डिफरेंशिएशन सीखा होगा, हालांकि आप सभी बच्चों को डिफरेंशिएशन का मतलब टुकड़े करना सिखाया गया होगा, और वो बिल्कुल सही चीज नहीं होती है। बट क्योंकि आपकी एक्सप्लेनेशन, हाँ आपकी एक्सप्लेनेशन जो है वो वहाँ सेट बैठती है उनकी डेरिवेशन में, इसलिए वो कहते हैं डिफरेंशिएशन का मतलब टुकड़े करना है और इंटीग्रेशन का मतलब सम करना है, इस तरह का कुछ बताया जाएगा। बेसिकली डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप होता है बच्चों, स्लोप होता है। आप देखो y आया और x आया। अब y का मतलब है p और x का मतलब है b, तो p अपॉन b से बना dy बाई dx, और इसी वजह से इसे tan थीटा कहा जाता है, और ये आपका स्लोप ऑफ द लाइन होता है। मुझे एक बात बताओ, ये मिश्रिता आपको जो बताया गया है बहुत अच्छा बताया गया है, मिश्रिता ये परफेक्ट बताया गया है इनफैक्ट। ठीक है, देखिए आप ये एक बात ये देखो कि अगर हमें थीटा पता है तो क्या हम स्लोप निकाल पाएंगे या नहीं? अगर थीटा पता है तो स्लोप निकलेगा या नहीं? बिल्कुल निकलेगा। कैसे निकलेगा? अगर मुझे स्लोप फाइंड करना है तो आई जस्ट नीड टू राइट डाउन tan थीटा, और अगर हम tan थीटा पर फोकस करें तो tan थीटा से चार तरह की वैल्यू आ सकती है बच्चों। यश अच्छा बोले तुम, और ऊपर जो बोला था बच्चे ने वो बहुत अच्छा बोला है। डिफरेंशिएशन इज द चेंज, चेंज को ऑब्जर्व करना हो। देखो भाई, tan थीटा एक नंबर आएगा, आप याद करो, ये सब बताएंगे यूज क्या होगा, अभी आप ये देखो। ठीक है, कि आप ये बताओ कि जब आपने 10th क्लास में 10 की टेबल आपने देखी थी, जब 10 वाली टेबल आपने देखी थी, और अब 11th में भी आप देख चुके हैं क्वाड्रेंट के हिसाब से, तो tan थीटा से जीरो वैल्यू भी आती है, tan थीटा से नॉट डिफाइंड भी आता है, tan थीटा से पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है, और नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है। इज दिस ट्रू और नॉट? अब आप ये देखिए, जीरो वैल्यू कब आएगी? tan थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा भी जीरो होता है। tan थीटा नॉट डिफाइंड कब होता है? जब थीटा आपका 90 होता है। tan थीटा पॉजिटिव कब होता है? जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। tan थीटा नेगेटिव कब होता है? जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। अब आपके मन में ये बात तो नहीं आ रही सर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ चले गए? बात फर्स्ट और सेकंड की ही हुई है, थर्ड और फोर्थ क्यों नहीं आए? किसी के मन में ये बात है तो बता दो, या नहीं है तो कोई बात नहीं।
है तो बोला करो, आपको फुल परमिशन है बोलने की, मतलब लिखने की। बोलने की तो परमिशन हम नहीं देते आराम से। देखिए, हाँ एक रीजन ये हो सकता है। आप एक बात बताएंगे सब लोग, अंश गौड़ वेरी गुड बेटा। ये मेरे पास एक लाइन 1 है, ये मेरे पास लाइन 2 है, ये मेरे पास एंगल बन रहा है 40 और ये एंगल बन रहा है 140। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ कि दोनों लाइंस के बीच में एंगल क्या बन रहा है। एक एंगल बताना है बस आपको, एंगल क्या बन रहा है। L1 और L2 के बीच में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अंश बेटा फिलहाल। अच्छा, हाँ वो ठीक है। अभी मैंने ये पूछा है L1 और L2 के बीच में एंगल कितना बन रहा है। हमने ये नहीं पूछा स्लोप कितना है, थीटा कितना है, इंक्लिनेशन कितनी है, हम कुछ नहीं पूछ रहे। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं एंगल बिटवीन L1 एंड L2 कितना है। गुड गुड बेटा गुड। देखिए, एक्चुअली अगर आप यहां से देखो तो आपको 150 लगेगा, यहां से देखो तो 40 लगेगा। फेवर आप करोगे जनरली 40 को ही, क्योंकि 40 सिंपल है। 140 का आप जनरली फेवर नहीं करोगे, बट 40 भी है और 140 भी है। तो जब भी दो लाइंस के बीच के एंगल की बात होती है तो वो हमेशा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के रिगार्डिंग ही होती है। इसीलिए हमने यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को कंसीडर करा। और 10 आपका फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और सेकंड में नेगेटिव होता है। एक बच्चे ने कहा था सर 320 का एंगल बन रहा है इनके बीच में, पर प्रैक्टिकली आप जानते हो कि 40 या 140 से काम हमेशा चलता रहेगा। इनफैक्ट काम तो 40 से ही चलता रहेगा, बट इन अदर केस लीनियर पेयर में हमने 140 भी कंसीडर किया हुआ है। लक्ष्य तुम क्या पढ़ रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें कहाँ से 60 और 90 के एंगल दिखाई दिए। हम एक्यूट एंगल इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि एक्यूट एंगल की कैलकुलेशंस इजी होती हैं। द ओनली रीजन, मैथमेटिक्स में हम बच्चों को इजी से इजी प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, इसलिए बोलो बेटा, बोलते रहो। दोनों में से एक्यूट एंगल लेंगे सर, मैंने ज्यादा दिमाग चला लिया। हाँ तो बेटा, जब ऐसा करते हैं तो लोग ये भी कह देते हैं कि किसी का दिमाग चल गया। आज आपने दिमाग ज्यादा चला लिया तो हो सकता है थोड़ा सा दिमाग चल गया हो। कोई बात नहीं, नए चैप्टर में होता रहता है, छोटी मोटी बातें हैं। बिल्कुल। चलिए, मैं एक बात ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि तुम लोग जो अपनी एक होती है ना कि यूनिक यूनिक थ्योरी जो आप लोग अपने अकॉर्डिंग सोच रहे हो, दिस इज वेरी 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 यूजफुल। आपके लिए मतलब बहुत प्रोडक्टिव होगी ये आगे चल के, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग कंसेप्ट को डेवलप कर रहे हो। और ये बहुत अच्छी बात है बच्चों आपके लिए। तो अगर हम बात करें वाई एक्सिस, बिल्कुल चलाते रहना चाहिए। आई अप्रिशिएट, आप बिल्कुल ऐसे ही कंटिन्यू रखें। यहाँ पर थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 क्यों दिया, हाँ वो बताते हैं अभी क्यों दिया, अभी बताते हैं सब। देखो बिल्कुल सब बताएंगे। आप देखिए, हमारे पास ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक मिनट, एक काम करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने लास्ट का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। तो स्क्रीनशॉट तो होना चाहिए, इतनी अच्छी कलाकारी करी है। चलिए,
तो हमारे पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, बिल्कुल होनी चाहिए। और एक हमने लाइन ड्रॉ करी, हमने एक लाइन ड्रॉ करी, सपोज ऐसे, ठीक है जी। अब आप ये देखिए, इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल ऐसा है। So this will be the inclination of the line in anti-clockwise direction with x-axis। तो आप सोचो कि अगर कभी ये लाइन, देखो अभी आपको क्या लग रहा है, थीटा क्या क्या हो सकता है। मैं थीटा पर फोकस करता हूं, सोचिएगा थीटा की वैल्यू 0 डिग्री भी हो सकती है। 0 डिग्री कब होगी अभी बताएंगे आपको। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री भी हो सकती है। थीटा की वैल्यू आपकी मोर देन 90 भी हो सकती है, और थीटा की वैल्यू लेस देन 90 भी हो सकती है। ग्रेटर देन 90 को हम बोलेंगे कि एंगल आपका ऑब्ट्यूज है, लेस देन 90 को बोलेंगे कि एंगल आपका एक्यूट है। यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर है, और जब थीटा 0 होता है तो इसका मतलब होता है लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ एंगल नहीं बन रहा, तो एंगल कब नहीं बनेगा, जब लाइन या तो खुद एक्स एक्सिस होगी या पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने में आपका एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। और आप ये सोचिए, अगर थीटा 0 है तो स्लोप को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास tan 0। सिमिलरली ये बन जाएगा आपके पास tan 90, और आपका ये बनेगा, अब देखो यहाँ पे 90 से बड़ा बनेगा, तो पक्की बात है सेकंड क्वाड्रेंट का होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं tan थीटा कैसा होगा, tan थीटा नेगेटिव आएगा। अगर एक्यूट एंगल होगा तो आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा tan थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का tan थीटा ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव ही होगा। इन बातों में किसी में भी आपको कोई दिक्कत नजर आ रही हो तो मैं एक एक करके केस आपके सामने फिर से ओपन अप कर देता हूँ। यहाँ देखिए, ये मेरे पास है सेकंड केस, ये हमारे पास बना हुआ है थर्ड केस, और अगर हम देखें तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट केस। तो मेंशन कर, सॉरी, फोर्थ केस। तो ये फोर्थ केस है, ये आपके पास थर्ड केस है, ये परपेंडिकुलर वाला जो है दिस इज योर सेकंड केस, एंड पैरेलल वाला केस इज फर्स्ट केस। सर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज नॉट मेकिंग एनी एंगल, सो हाँ, उन दोनों के बीच में एंगल ही नहीं बन रहा। सोचो, एंगल ही नहीं बन रहा, सो दिस विल बी इक्वल टू 0। 0 भी बोल सकते हैं, 180 भी बोल सकते हैं। लीनियर पे बताया था ना, 40 होता है तो 140 हमेशा होता है। सो जब दो लाइंस के बीच में एंगल बन ही नहीं रहा तो आप क्या बोलेंगे, कोई एंगल नहीं बन रहा, 0 एंगल बन रहा है। अब देखो, दो कंडीशन है, या तो वो एक्स एक्सिस हो या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। अब आप ये बताओ, चलो मैं आपसे पूछता हूँ एक सिंपल सी बात, ध्यान से सुनना, डाउट पूछते हैं बच्चे अच्छे अच्छे। ये मेरे पास एक लाइन है, ये मेरे पास एक लाइन है, और हमारे पास एक और लाइन है। क्या आप ये कहेंगे कि अगर ये 60 है तो क्या ये भी 60 होगा या नहीं होगा? ठीक है। अब आप ये देखो कि जो एंगल एक्स एक्सिस का अपने साथ है वही एंगल इसके साथ होगा या नहीं होगा। पैरेलल लाइन, देखो एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल होगा, 0 डिग्री, और ये भी पैरेलल है,
तो इसलिए इसका भी एक्स एक्स के साथ एंगल कितना माना जाएगा? 0 डिग्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जी, जब एंगल नहीं बनता तो वो 0 डिग्री होता है। पैरेलल होना मतलब दोनों लाइंस के बीच में 0 डिग्री का एंगल होना। जरा सा भी इंक्लाइन कर दो 1 डिग्री बन जाएगा, 2 डिग्री बनेगा, 300-400 जो भी बनाते रहोगे। नहीं, हम वाई एक्सिस से नहीं करेंगे, पहले ही डिसाइड हो गया है कि इंक्लिनेशन विल बी मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस। इंक्लिनेशन हमेशा एक्स एक्सिस से मेजर होगी, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। भाई ट्रांसवर्सल होती, सुनो, ट्रांसवर्सल ये बताती है कि आपका जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है। अब आपसे मैं एक बात पूछता हूँ बच्चे, आप बताना ध्यान से कि मैंने एक लाइन बनाई यहाँ पे। अब मुझे ये बताओ कि इस रेड वाली लाइन और इस ब्लू वाली लाइन के बीच का एंगल कितना है? इस रेड वाली लाइन और अब ये रेड वाली और ये ब्लू वाली भी पैरेलल है, तो इनके बीच का एंगल भी कितना होगा? 0 ही होगा ना, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल लाइंस मेक्स इक्वल एंगल विद द सेम लाइन। हाँ या ना? ट्रांसवर्सल होती तो वो दिखती क्योंकि एंगल होता, क्योंकि 0 डिग्री है इसलिए दिखेगा ही नहीं कभी भी। आप देखो ना, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो इन दोनों के बीच में भी तो 0 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि सब पैरेलल है, सारी पैरेलल है। आप और भी पैरेलल लाइन ले लो, सब इक्वल एंगल बनाएंगी जितनी भी पैरेलल होंगी। हाँ, डायग्राम थोड़ा डिफिकल्ट तो है ही, क्योंकि इसमें इसमें वो विजिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि एंगल एग्जिस्ट नहीं करता। देखो, हो क्या रहा है कि मैं कह रहा हूं कि आपकी जेब में 0 रुपए सपोज। अब आप कह रहे हो सर मुझे 0 दिख नहीं रहे। अब मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं वो 0 है? क्योंकि 0 मीन्स एब्सेंस ऑफ एंगल, और आप एब्सेंस ऑफ मनी। लेकिन कह रहे हो सर 0 भी तो दिखने चाहिए, होने तो चाहिए ना, दिखने तो चाहिए, क्योंकि वो 0 है। बट 0 का मीन मतलब ही होता है कि वो नहीं है, एब्सेंस है। अब आपका एक टेस्ट हुआ और आप क्या है, 0 नंबर, और आप कह रहे हो सर मुझे 0 दिख नहीं रहे कहाँ पर है, तो वो नहीं दिखेंगे उसमें फिर। तो ये एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस की वजह से। हाँ, एक्स एक्सिस के दोनों साइड पैरेलल लाइन हुई तो ये भी होगा क्या? सर कहीं पे एक्स एक्सिस के दोनों साइड पैरेलल लाइन हुई, बिल्कुल। एक्स एक्सिस के पैरेलल होना, एक्स एक्सिस के पैरेलल होना मतलब 0 डिग्री का एंगल होना। चलो एक दो एग्जांपल। अच्छा, तुम कर लेना, तुम्हें जो करना हो। अभी देखो हमारे को आ रहा है इसमें मजा। क्यों भी बढ़िया लग रहा है? चलिए, तो आपको अभी अभी एक तरीका बताया स्लोप निकालने के लिए कि अगर थीटा आपको पता है तो आप टेन थीटा कर लो। टेन थीटा करने से स्लोप आ जाएगा। स्लोप को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि लाइन किस तरह की है। हालांकि जरूरत नहीं पड़ती है इसकी। 0 का मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इंफिनिटी का मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस है, पॉजिटिव का मतलब एंगल एक्यूट है, नेगेटिव का मतलब एंगल ऑब्ट्यूज है। ठीक है, इसके बाद एक मेथड और है। जैसे हमारे पास कोई लाइन है, आपके पास कोई लाइन है, और उस पर आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, दो कोऑर्डिनेट्स जो उसको सेटिस्फाई करते हैं। पहला कोऑर्डिनेट है
x1 और y1, दूसरा कोऑर्डिनेट है x2 और y2। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। सपोज हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन है 2x + 3y, 10th क्लास से पिक करते हैं। और आपने देखा एक कोऑर्डिनेट है आपके पास 0 2 और एक कोऑर्डिनेट है आपके पास 3 0। आप चेक करके बताओ क्या ये दोनों कोऑर्डिनेट इस लाइन पर हैं या नहीं, या ये दोनों के दोनों पॉइंट लाइन पर होंगे या नहीं। चेक कर लो आराम से, फिर बताओ। देखिए सबसे आसान तरीका होता है लाइन पर है या नहीं। आप क्या करो कि इसे लिख दो x की जगह और y को लिख दो y की जगह, सेटिस्फाई करेंगे। x को लिख दो, x की जगह लिख दो 0 और y की जगह लिख दो 2। देखो ये RHS के इक्वल आ रहा है, तो ठीक है, ये A पॉइंट लाइन पर होगा। B पॉइंट की बात करेंगे तो आपने x की जगह 3 लिखा और y की जगह 0 लिखा, तो भी आपके पास 6 आ गया। तो A और B दोनों ने लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा LHS और RHS से। इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन पर है। तो मैं आपको उस ये बताया था, जैसे कोई लाइन है और आपको उस लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं या दो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये, तो इस लाइन का स्लोप निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। कोई थीटा की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहे तो y1 - y2 कर लो, या जनरली स्कूल में हमेशा y2 - y1 और x2 - x1 करा दिया जाएगा। अगर दो कोऑर्डिनेट्स या दो पॉइंट्स लाइन के दिए हुए हैं तो स्लोप निकालने का बहुत आसान तरीका है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। बस आपको दोनों को यूज कर लेना है और आपका स्लोप आ जाएगा। हाँ, फिजिक्स में भी यही है। फिजिक्स में मैथ्स टूल की तरह काम में आता है, तो फिजिक्स में भी आपको यही मिलेगा। बहुत काम में आता है ये, चाहे कॉमर्स हो चाहे साइंस हो। स्लोप आपको हर जगह निकालना पड़ेगा, बार बार निकालना पड़ेगा। इको में बहुत जल्दी आपको स्लोप के दर्शन होंगे। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। फॉर्मूले नोट करते रहिएगा, मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए हैं बस। तो एक और स्लोप निकालने का मेथड हमने बता दिया, वो है आपके पास y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये फर्स्ट मेथड है अगर एंगल गिवन हो। सेकंड मेथड है अगर दो पॉइंट्स गिवन हो। पॉइंट्स गिवन है तो बन गया स्लोप। एंगल गिवन है, वो भी एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज वाला, तब भी मिल जाएगा आपको स्लोप। एक और बता रहा हूं, वैसे वो इस एक्सरसाइज में है नहीं, कि आपके पास में जैसे ये लाइन की इक्वेशन है, निकाल सकते हो, जब आएगा बता देंगे। ये लाइन की इक्वेशन थी, थोड़ी देर पहले हमने यूज करी थी ये लाइन की इक्वेशन। तो अगर आपको स्लोप निकालना है और x और y एक ही तरफ है, बाकी है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो x के साथ लिखा है उसे लिखो, जो y के साथ लिखा है उसे लिखो और माइनस लगा दो। तो इससे भी आपको क्या मिलेगा? स्लोप मिल जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप कितना आया? जो x के साथ है उसे लिखो, जो y के साथ है उसे लिखो और आगे लगा दो माइनस। दिस विल बी द शॉर्टकट मेथड ऑफ फाइंडिंग द स्लोप ऑफ अ गिवन लाइन। 10th क्लास में थर्ड चैप्टर में जितनी भी लाइंस थी सबका स्लोप बता सकते हो आप देखते ही। इजंट इट? बताओ मुश्किल है या आसान है? लेकिन ये कंडीशन कब अप्लाई होती है बच्चों? जब x और y एक ही तरफ होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ, बिल्कुल स्कूल में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल में लगाने वाली बात बताई जा रही है। देखो x और y एक तरफ होने चाहिए, फिर चाहे c इधर हो चाहे उधर हो, c से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे एक ट्रिक मान ले, कंसेप्ट भी है।
बट ये बहुत यूजफुल है, बार बार यूज किया जाएगा, ये बहुत बहुत काम की चीज है। अब मुझे ये बताओ, इन तीनों मेथड्स में से, हम तीनों मेथड से आपको जो है, क्या ये तीनों मेथड आपको क्लियर है? अगर लाइन की इक्वेशन गिवन है तो आप इसको यूज करो, पॉइंट्स गिवन है तो आप y2 माइनस y1 को यूज करो, और अगर एंगल गिवन है तो सिंपली टेन थीटा को गिवन करो। और अगर एक्स वाई एक तरफ नहीं होगा तो दो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं, अगर एक्स वाई एक तरफ नहीं है, मान लीजिए ऐसा है कुछ, तो आप इसे इधर ले आओ। आपको कितनी देर लगती है इधर लाने में? आप बताओ, क्या ये मुश्किल है इधर लेकर आना? क्या एक्स और वाई को एक तरफ करना मुश्किल है या आसान है? आसान लगे तो करो, नहीं लगता आसान तो छोड़ दो, कुछ और बताएंगे आगे। अगर ये बहुत आसान और बहुत इजी लग रहा है तो इसे छोड़ो मत। ओके, सो ये आपके पास लोग के फॉर्मूले। अभी आपके लिए सजेशन ये है कि सभी बच्चे इनको अपने रजिस्टर में नोट कर लें। हम इन्हें यूज करेंगे बार बार, हम इनको काम में लेंगे बार बार। वेरी गुड। चलिए जी, कितने मुश्किल क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं स्लोप निकालो, और आपको क्या दिए हुए हैं? आपको दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट। तो जब दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप जानते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला यूज होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू -2 है, x2 की वैल्यू -1 है और 3 है। हाँ जी, इज देयर एनी डिफिकल्टी बच्चों? नाउ गो फॉर पार्ट बी। बिल्कुल सही आंसर है नव्या, लक्ष्य। पार्ट बी का आंसर निकालो जल्दी से। वेरी गुड, सी का आंसर। प्रगति गुड, उर्वशी, अर्जुन शाबाश, हर्ष, अंश गौड, उर्वशी अगेन, नव्या, लक्ष्य, मिशिता शाबाश। मैं देख रहा हूँ आपके आंसर। आपने लास्ट का लिख दिया है। नव्या क्विक, आर्जन राठी, लक्ष्य, प्रगति। चलो अब मैं पढ़ना बंद कर रहा हूँ नाम आपको। शिवम, सी का आंसर। गलत बता रहे हो शिवम, गलत बताया तुमने आंसर। शिवम शर्मा की बात हो रही है। तेजस्विनी, यतेन गुड, मिशिता, अर्जुन राइट है। y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, 0/4 होने की वजह से 0 आ जाएगा। सिमिलरली सी का जो आंसर है वो अपॉन में 0 होने की वजह से नॉट डिफाइन आएगा। डी में एंगल दिया हुआ है, तो जब डी में एंगल दिया हुआ है तो फॉर्मूला एंगल वाला लगेगा, और वो होगा 60 डिग्री, और आ जाएगा हमारे पास √3। हाँ जी, क्वेश्चंस क्लियर हैं तो मानो, वरना नहीं है तो आप बताओ, हम और कुछ सोचेंगे इनके बारे में। बहुत बढ़िया, शाबाश। करते चलो, सोचते चलो। ये कहते हैं क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टिसेस हमें गिवन है, कहते हैं इसका एरिया निकालो। ओके, देखो ये क्वेश्चंस हमारे 10th के रिवीजन के लिए हमने डाले यहाँ पर, एनसीईआरटी वालों ने, तो कोई डिफिकल्टी तो आएगी नहीं, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में कंसेप्ट क्या बनना चाह रहा है।
ए हमारे पास है, बी हमारे पास है, सी हमारे पास है, डी हमारे पास है। ए की वैल्यू -4 और 5 है, बी की वैल्यू 0 और 7 कोऑर्डिनेट है, सी के कोऑर्डिनेट 5 के साथ -5 है और डी के कोऑर्डिनेट्स -4 और -2 हैं। ये कहते हैं कि इसका एरिया निकालो। तो सजेशन बच्चों ये है कि आप इसे दो ट्रायंगल में ब्रेक कर लो। तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब बच्चे, तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BCD। ट्रायंगल का एरिया आप लोगों को निकालना आता होगा 10th क्लास से, आप निकालेंगे BCD के लिए भी और ABD के लिए भी। इज दिस क्लियर? आता है सब बच्चों को? किसी को परेशानी है तो बताओ। ओके, आंसर निकाल लिए हैं सब बच्चों ने। ओके, 121 डाउट है फॉर्मूले में। फॉर्मूले में क्या डाउट है? 10th का फॉर्मूला नहीं पढ़ा बेटा? 10th में फॉर्मूला जो होता था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वही यूज करना है। लास्ट में स्क्वायर यूनिट जरूर करना है। नहीं, यस, आपका डिटरमिनेंट मेथड नहीं है 11th क्लास में। नेक्स्ट में मूव करते हैं। देखिए, इससे पहले ड्रॉ करते हैं फिगर को कि क्या है। हाँ, आंसर बिल्कुल सही है, 121/2 और 60.5 स्क्वायर यूनिट इज द करेक्ट आंसर। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास एक y एक्सिस है और हमारे पास x एक्सिस है। कहते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ जिसकी साइड 2a है अलोंग द y एक्सिस। मिड पॉइंट जो है वो बेस ऑफ ओरिजिन है। तो आप देखो, अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं कुछ ऐसे, बढ़िया नहीं बना, कुछ ऐसे, ठीक है, और ये हमारे पास इसकी साइड 2a है, ये भी 2a है, और क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो दोनों a और a होंगे। कहते हैं वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल निकालो। आप ये देखिए, आपको ये x नहीं पता, बट आपको पाइथागोरस पता है, और हमारे पास एक वर्टेक्स a है, एक वर्टेक्स b है और एक वर्टेक्स c है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हम ये कह सकते हैं कि AO का स्क्वायर और BO का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। ठीक है, तो AO हमारे पास x है, BO हमारे पास a है, AB हमारे पास 2 है, जिसकी वजह से ये 4a स्क्वायर आ गया। तो x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3a स्क्वायर, और x की वैल्यू आ गई +- a√3।
तो क्योंकि ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया है हमने, अगर हम इधर बनाते तो इसलिए ये बता रहा है कि भाई इधर बनाओगे तो माइनस का आएगा, उधर बनाओगे तो प्लस का आएगा। तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आया a√3 और 0। अब आप देखिए ये a है तो b के कोऑर्डिनेट हो गए 0 के साथ a, और c के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 के साथ माइनस का a। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखिए ये एक्चुअली एकदम बेकार सा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बढ़िया क्वेश्चन था। बी के कोऑर्डिनेट्स का बेटा पूछ रहे हो, तो आप देखो ए के कोऑर्डिनेट्स अपने अकॉर्डिंग आप लोगों ने ए बी सी ले लिया है। यहाँ देखो ये ए है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू a होगी, बस इतना सा होगा। कहते हैं हमारे पास एक पॉइंट है a और एक पॉइंट है b और एक पॉइंट x एक्सिस पर है। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, मैं नहीं बताऊंगा कुछ अब। और थोड़ी देर बाद याद करना। देखिए a है आपके पास, b है आपके पास, और ये कहते हैं कोई पॉइंट है x एक्सिस पर। अब हमें पता नहीं x एक्सिस पर कैसा पॉइंट होता है, पर इतना जरूर पता है कि उसमें y की वैल्यू 0 होती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा गलत आंसर है शिवम तुम्हारा। समझ जाया करो अगर। चलो, पीए की वैल्यू ए आपके पास कितना है 7 और 6, बी कितना है 3 और 4। तो पीए अगर हम निकालेंगे तो आएगा पी भी निकालेंगे तो स्क्वायरिंग करी, सिंप्लीफाई किया, कैंसिल किया, तो पॉइंट आ गया 7.5, 0 ऑन एक्स एक्सिस।
नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भाई तुमसे हद हो गई, तुम्हारी ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो गया। 14 इधर आया तो ये हो गया प्लस का, ये प्लस माइनस नहीं हो रही तुमसे। शुक्र मानो क्लास में नहीं बैठे हुए, इतनी देर में काम हो जाता है वरना। नेक्स्ट देखिए। हम्म तो हमारे पास कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन निकालनी है जो ओरिजिन से पास होती है। एक लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है, और दो पॉइंट्स हैं, ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके मिड पॉइंट से भी पास होती है। तो एक तो पॉइंट आपके पास है 0 0, और आप देखिए कि ए है, बी है, सॉरी ये तो क्वेश्चन में गिवन है, पी और बी दिए हुए हैं। तो पी की वैल्यू है 0 और -4, बी की वैल्यू है 8, 0, और इनका मिड पॉइंट होगा 4, -2। अब आपको ओ आर का स्लोप निकालना है। तो ओ आर के पॉइंट्स क्या क्या है, 0 और 0, 4 और -2, जो होगा y2 -y1, x2 -x1 से आ गया -1/2। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अंश गौड़, ऊर्जा, अर्जुन, हर्षित, शिवम शर्मा, उर्वशी, शिवम शर्मा, टेन इनवर्स की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने एंगल का यूज करा ही नहीं है तो आप टेन कैसे लिया है बच्चे। इतना डिटेल में नहीं जाना है अभी। एम पूछा है, एम निकाल दो। ओके सुजल, गुड। मिशिता, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ जी, पाइथागोरस का यूज नहीं करेंगे, और फिर भी प्रूव करेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हम्म मैं करूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए आपके पास ए है, आपके पास बी है, आपके पास सी है। मैं आपको एक अलग से बात बता दूं, अगर मान लीजिए आपके पास कोई लाइन है 1, उसका स्लोप है m1, और एक और लाइन है जिसका स्लोप है m2, तो m1 m2 की मल्टीप्लाई करने पे अगर -1 आएगा कभी भी, तो ये माना जाता है कि वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। और अगर इक्वल आए तो मान लीजिए, मानेंगे कि वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। अगर m1 m2 -1 आया तो परपेंडिकुलर, और अगर इक्वल आया तो पैरेलल। If slopes are equal, then lines are parallel. If slopes are perpendicular to each other, then product of their slopes
विल बी इक्वल टू -1, m1 m2 -1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, सभी बच्चे ए बी का स्लोप निकालो, बी सी का स्लोप निकालो और सी ए का स्लोप निकालो। क्या आप ये स्लोप निकाल पाएंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी बात। देखिए, ए बी का स्लोप बच्चों ने बताया है -1 और बी सी का स्लोप बताया है 3/2 और सी ए का स्लोप बताया है 1। अब आप ये देखो कि अगर मैं इन दोनों पे ध्यान दूं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ए बी का स्लोप इंटू सी ए का स्लोप इज इक्वल टू -1। और अगर इनका स्लोप -1 है, इसका मतलब ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी ए। अगर ए बी और सी ए परपेंडिकुलर है तो जो हमारा ट्राइंगल बनेगा परपेंडिकुलर होने की वजह से राइट तो बनेगा ही बनेगा। मोर ओवर हमें अब ये भी पता है कि वो राइट एंगल कौन से वर्टेक्स पर होगा। तो अगर हम वर्टेक्स की भी बात करें, अगर हम वर्टेक्स की भी बात करते हैं तो आप देखिए ये ए यहाँ पे कॉमन है, तो ए यहाँ आ जाएगा बी और सी। आप देखिए ए बी और ए सी आपस में परपेंडिकुलर है, सो दिस इज राइट एंगल्ड एट ए, और वी कैन से, क्योंकि ए बी तो हमने बनाए हैं 4 4, बी हमारे पास है 3 5 और सी हमारे पास है -1 -1। सो हमने पाइथागोरस का यूज नहीं किया, हम लोगों ने स्लोप की प्रॉपर्टी का यूज किया और बताया कि आपका ट्राइंगल राइट एंगल्ड है। देखिए, यहाँ पे एक नई कहानी चल रही है। इस तरह का डाउट कुछ बच्चों का आ रहा था पहले, तो हम इंतजार कर रहे थे कि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम इसे बताएंगे। अकॉर्डिंग टू देम ये कहते हैं कि नहीं, कोई थ्योरी वगैरह नहीं लिखनी होती है, बस स्लोप वगैरह डायरेक्ट लिखती है, कुछ नहीं लिखना होता थ्योरी का। कहते हैं वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखो, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब हमेशा होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो वाई एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है 30। तो डेफिनेट सी बात है ये भी होगा वर्टिकली अपोजिट की वजह से 30। अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 होगा। और एक्स एक्सिस के साथ अगर हम एंगल देखें तो क्या ये आपका कितना आएगा? 120 डिग्री आएगा या नहीं? आराम से सोचो, देखो कि एक्स एक्सिस के साथ
आपकी लाइन का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है वो 120 आएगा। तो अगर थीटा पता होता है तो हम टेन थीटा यूज करते हैं, तो 120 टेन आपका आएगा माइनस का √3। ओके, देखो आप ये देखो, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 हो गया, ये वाला, ये 30 है, ये 90 है। अब 30 90 है तो एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो 30 और 90 मिलकर आपके पास 120 हो गया, ऐसे हुआ। लार्जर एंगल आपको बताया तो था बच्चे, एक्स वाई एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, लाइन के साथ वाई एक्सिस नहीं बना रही, वाई एक्सिस के साथ लाइन बना रही है। वैसे अगर आप वो भी लोगे आंसर सेम ही आएगा। टेन 120 डिग्री माइनस √3 होता है, ट्रिगो में आपको सिखाया नहीं अभी मैंने। देखो ये कैसे होता है, चलो मैं बता देता हूँ, आप लोग लेट ज्वाइनिंग होंगे इसलिए ऐसा इश्यू आ रहा होगा। तो दिस विल बी 180 माइनस 60, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो माइनस का हो जाएगा। मैंने ये ट्रिगो की क्लास में कराया हुआ है, एक्स्ट्रा में भी, देयरफॉर ये आपका माइनस का √3 हो गया। ठीक है, देखो एक और करेंगे लास्ट आज का। हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन में हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है हमारे पास x के साथ -1, दूसरा है 2 1, तीसरा है 4 5। तीनों एक ही लाइन पर हैं, इसीलिए जो स्लोप AB का होगा वही स्लोप BC का होगा। स्लोप इक्वल हो जाएंगे, एक ही लाइन की बात चल रही है क्योंकि। तो AB का स्लोप निकालोगे y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। BC के स्लोप की बात करेंगे y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू 1। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। चलिए